क्या भयंकर, 4 लोगों की डेथ हो गई है इसमें, पेपर में मैंने पढ़ा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो अभी पिछले हफ्ते लगभग 1200 किलोमीटर की राइड कंप्लीट करने के बाद में मैं वापस आ गया था घर, और काफी दिनों से कोई लॉन्ग राइड नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस वीकेंड पर करी जाए एक लॉन्ग राइड। और आप लोग भी वेट कर रहे होंगे कि इस 1200 किलोमीटर की लंबी राइड का आखिर राइडिंग रिव्यू कैसा रहा। तो चलिए चलते हैं एक लॉन्ग राइड पे। आज सुबह अभी बज रहे हैं केवल 6:30। तो आज की राइड है लगभग मेरी 60 किलोमीटर्स की। और फिर रास्ते में बात करेंगे अपनी पिछली लॉन्ग राइड के रॉयल एनफील्ड मीटियोर के रिव्यूज के बारे में, कि कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस बाइक पे, कैसा माइलेज रहा, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं अगर आप भी ओन करते हैं एक रॉयल एनफील्ड मीटियोर और सोच रहे हैं लॉन्ग राइड्स के लिए। तो आइए दोस्तों, चलिए मिलते हैं फटाफट और करते हैं इस बारे में बातें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो यार देखो, राइड शुरू हो गई है और 7:15 हो गए हैं। सामने से सन आ रहा है, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा वीडियो थोड़ी अच्छी ना आ रही हो। हम जा रहे हैं अभी ईस्ट की तरफ और फिर आगे से लेफ्ट लेंगे नॉर्थ की तरफ, क्योंकि हम अभी जा रहे हैं हल्द्वानी। तो भैया लगभग 1 हफ्ते के बाद में बाइक निकाली है आज रोड पे, और अभी 1 हफ्ते पहले ही काफी लंबी राइड करके आया हूं, लगभग 1200 किलोमीटर की। तो बहुत ज्यादा मजा आया उस राइड में। आप लोगों ने अगर वीडियोस नहीं देखी है तो उस पूरी राइड की वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे ऊपर, जाइए और सब्सक्राइब करिए ट्रैवल विद संजय, और देखिए उत्तराखंड टू अयोध्या राइड। ओ फ्रेंड्स, अब देखो लाल कुआं हमने क्रॉस कर लिया है, और ये है एक्चुअली में नैनीताल रोड, जो कि स्ट्रेट वे आपको लेके जाती है नैनीताल। और नैनीताल है यहाँ से लगभग 55 से अप्रॉक्स 58-59 किलोमीटर्स है आई थिंक। हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं अपने लॉन्ग राइड रिव्यू की। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। एक्चुअली फर्स्ट डे जिस दिन मैं यहाँ से निकला था उस दिन बहुत डेंस फॉग हो गया था, और बहुत डेंस फॉग होने की वजह से विजिबिलिटी भी भाई लगभग कहीं मतलब किसी जगह पर तो 0 थी, और अदरवाइज 150 मीटर से आगे का दिख नहीं रहा था। और ऐसी सिचुएशन में मैंने बाइक को रोका भी नहीं और कॉन्टिन्यूअस राइड करता रहा हूं मैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए ऊपर आई बटन में ये वीडियो एक आ रही है, ये आप फर्स्ट डे की राइड देख सकते हैं, जिसमें बिल्कुल लगभग 0 विजिबिलिटी में मैंने राइड किया है डेंस फॉग में। और दोस्तों आपको बताऊं कि उतने डेंस फॉग में पहले तो आपको हेडलाइट तो इसमें जलती ही रहती है, तो हालांकि इसमें हेलोजन लाइट है और मेन और येलो लाइट है, तो उसने काफी हेल्प किया। क्योंकि अगर व्हाइट लाइट होती तो व्हाइट लाइट आपको पता है कि फॉग की सिचुएशन में दिखता नहीं है, और मैंने अभी तक कोई भी फॉग लाइट इसमें इंस्टॉल नहीं करवाई है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बाइक जो है वो दूर से लोगों को दिख रही थी। तो इस बाइक ने, इस लाइट ने काफी हेल्प करी उसमें। ये देखो एक्सीडेंट भाई साहब परसों हुआ है। क्या है, 4 लोगों की डेथ हो गई है इसमें, पेपर में मैंने पढ़ा। बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ बेचारों का, ऐसा किसी के साथ ना हो, इसलिए हमेशा राइड सेफ्टी। दूसरी चीज अगर हम उसकी बात करें इंजन की इसके, तो उस दिन काफी ज्यादा ठंड थी भाई, बहुत ठंड थी, और उतनी ठंड होने के बावजूद भी बाइक का इंजन कहीं भी बंद नहीं हुआ, बिल्कुल स्मूथली चलता रहा। और जो मैंने पहला स्टॉप लिया है वो लगभग 300 किलोमीटर के बाद लिया। स्टार्ट करने के बाद मैं पहली बार रुका ही हूँ 300 किलोमीटर के बाद। तो इंजन ने कहीं भी धोखा नहीं दिया, एक बार भी बंद नहीं हुआ जब तक कि मैंने उसे बंद नहीं किया। तो इंजन का बढ़िया रहा परफॉर्मेंस। चलिए थर्ड चीज उसके बाद में आती है राइड क्वालिटी। तो भैया राइड क्वालिटी जैसे पहले ही मैंने बता दिया
कि 300 किलोमीटर के बाद में जब मैं पहली बार रुका हूँ तो सोच लीजिए मैं चाहता तो और 50-60 किलोमीटर जा सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो यार रुक ही लेते हैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में निकला था, चाय वाय पीने के बाद में मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं था, रास्ते में भूख लग रही थी, इस वजह से मैं रुका। लेकिन अगर आप राइडिंग कंफर्ट की बात करें कि मुझे कोई थकान हो रही थी बैठने में, शोल्डर पेन था या बैक पेन था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। 300 किलोमीटर तक चलाने के बावजूद भी मैं बहुत कंफर्टेबल था। हाँ, एक चीज मैं पॉइंट आउट करूंगा, एक्चुअली में अगर आप लोग कस्टमाइज करवा रहे हैं इसको, तो जो अगर आपको लॉन्ग राइड्स करनी है इस बाइक पे, तो जो आप अपना फुट रेस्ट है वो आप कस्टमाइज करवा लें, क्योंकि मेक इट योर्स में एक फुट रेस्ट जो इसमें नॉर्मल आ रहा है वो वाला, हालांकि वो भी थोड़ा फ्लैट है, पहले की तरह राउंड नहीं है, लेकिन इसमें एक और दूसरा फुट रेस्ट आ रहा है जो कि काफी ज्यादा फ्लैट है। तो अगर आपको लॉन्ग राइड्स करनी है तो उस वाले फुट रेस्ट को इंस्टॉल करवा लें। उससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप 500 किलोमीटर के बाद राइड करने लगते हैं, तो हालांकि मैंने काफी अच्छी क्वालिटी के शूज पहने हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुभने सा लगता है पैर में, मतलब उस जगह पे जहां पे आपका रूटीन में आप पैर रखते हैं फुट रेस्ट के ऊपर, वहां पे दर्द होने लगा था तलवे में। लेकिन अगर आप वो वाला कस्टमाइज करवा लें तो बेटर रहेगा, आई थिंक सो। और मैं भी आने वाले समय में उसको चेंज करवाने की सोच रहा हूँ। विंड ब्लास्ट की अगर हम बात करें तो भाई हमें तो लगता है कि विंड ब्लास्ट तो हमें कोई बहुत खास लगा नहीं, हालांकि मैंने इस बाइक को 100-120 पे काफी देर चलाया है, लेकिन मुझे कोई बहुत ऐसा ज्यादा फील नहीं हुआ। बल्कि कुछ लोगों से मैंने जो पूछा, जिन्होंने विंडशील्ड लगवा रखी है, तो उन्होंने बल्कि ये कहा कि भैया विंडशील्ड लगवाने पर जो विंड डिस्ट्रीब्यूटेड हो जा रही है, जो कि आपकी पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो विंड ब्लास्ट पूरा का पूरा आपके फेस के ऊपर आ रहा है। और अगर फेस के ऊपर आ रहा है तो हेलमेट का वाइजर खोलते ही भाई आंखों के ऊपर, आपके चश्मे के ऊपर इतना ज्यादा विंड ब्लास्ट आता है कि फिर बड़ा ही डिस्कम्फर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो कहते हैं कि रॉयल एनफील्ड इज इक्वल टू वाइब्रेशन। तो भैया ये बात तो तय है कि इस बाइक में वाइब्रेशन बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब इतनी लंबी राइड करने के बाद भी मेरी बॉडी में बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं था, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के मैंने कमेंट सुने हैं कि 80 के ऊपर आप जाओगे तो गाड़ी वाइब्रेट करने लगती है, 80 के नीचे 60 पे 70 पे बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं होता है। तो भाई ये तो बात मेरे गले उतरी नहीं, क्योंकि इस बात पे मैंने प्रैक्टिकली इसको डिफरेंट स्पीड्स पर और डिफरेंट गियर्स के ऊपर और डिफरेंट आरपीएम के ऊपर चला के देखा। तो मेरे नजर में जो कंक्लूजन आया है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो हुआ ये एक्चुअली में कि अगर इसका यार कुछ वाइब्रेशन जो है ना, उसका रेशियो मुझे लगता है कि आरपीएम से भी है। गियर, आरपीएम, वाइब्रेशन, ये तीनों चीजें एक दूसरे से मैच करती हैं, कहीं ना कहीं लिंक करती हैं। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि लोअर गियर के ऊपर मैंने ज्यादा आरपीएम दिया, तो उस सिचुएशन में भी मुझे वाइब्रेशन फील हुआ। लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि मैंने अब ज्यादा गियर में, मतलब 4th-5th गियर के ऊपर भी ज्यादा आरपीएम दिया, उसके बावजूद भी ज्यादा स्पीड में चलाई बाइक और काफी तेज, मतलब लगभग 80 के ऊपर, 90, फिर भी मुझे वाइब्रेशन फील नहीं हुआ। और कभी कभी मुझे 40 की स्पीड में भी वाइब्रेशन फील हो रहा था। तो उस समय मैंने जब गौर किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में एक आरपीएम मीटर भी होता तो ज्यादा अच्छा होता। हम पता लग जाता कि किस आरपीएम पे हम चल रहे हैं और किस गियर में हम चल रहे हैं, तो वाइब्रेशन हो रहा है। और उसके अकॉर्डिंग हम खुद भी देख सकते थे कि भाई किस गियर पे हमें किस आरपीएम तक गाड़ी को ले जाना है, और हम वाइब्रेशन से पूरी तरीके से निजात पा सकते थे। लेकिन फिर भी हाँ, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन वगैरह कुछ खास है नहीं, इसलिए इस फील्ड में रॉयल एनफील्ड ने तो कमाल का काम किया है।
जबरदस्त काम किया। देखो भैया सामने से ही आ गए, अगर आपका ध्यान ना हो तो ठोक ही दें। जय हो देवी मां रक्षा कर। ये मंदिर मैंने पिछली बार आपको घुमाया था, इसका व्लॉग आप देख सकते हैं। उसके बाद आती है यार मेन इंपॉर्टेंट बात एक्चुअली में फ्यूल इकोनॉमी की। तो फ्यूल इकोनॉमी की बात में अगर हम बात करें तो एक्चुअली में स्टार्टिंग में जब मैंने राइड शुरू करी थी तो आपको पहले भी बताया कि बहुत डेंस फॉग में था और मैं मैक्सिमम 40 की स्पीड मेंटेन कर पाया। उसके अलावा मुझे फॉग होने की वजह से बहुत ज्यादा हायर गियर्स में भी मैं राइड नहीं कर पाया। ब्रेकिंग्स भी होती ही रही, गियर शिफ्ट भी होते ही रहे। इस वजह से नेचुरली बाइक ने थोड़ा एवरेज कम दिया होगा, हालांकि इतना कम भी नहीं दिया, 35 के नीचे 36 के नीचे तो गई ही नहीं। लेकिन उसके बाद फिर जो आगे की राइड थी, फिर मैंने पहली बार जो रिफ्यूल कराया है, बाइक का टैंक फुल कराया है, वो कराया लखनऊ। टैंक फुल कराने के बाद फिर मैं गया हूँ लखनऊ से, लखनऊ में लोकल राइड्स मैंने करी हैं। उसके बाद फिर अयोध्या जी गया हूँ, फिर अयोध्या जी से वापस आया हूँ लखनऊ होते हुए पूरा, और फिर उसके बाद में मैंने सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है सिंधौली एक जगह, वहां पर दोबारा से टैंक फुल करवाया। और फिर जब मैंने कैलकुलेट किया तब उस समय तक की राइड का एवरेज आ रहा था लगभग 37.2। उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट था वहां से रिफ्यूल करवाने के बाद में मैंने अगला रिफ्यूलिंग करवाई है उत्तराखंड में पहुंचकर किच्छा में, और लगभग 1199 किलोमीटर की टोटल राइड मेरी हुई है। और जो टोटल फ्यूल मैंने भरवाया, जब उसको मैंने कैलकुलेट किया तो भैया मेरा इस ट्रिप का टोटल एवरेज निकला है 39.2। तो 39.2 एवरेज निकला है, जिसमें सिटी की राइड भी है और 300 किलोमीटर शुरू में जो रैप किए मैंने, उसमें से लगभग 225 किलोमीटर मेरी फॉग में राइड है। यार बातें करते करते देखो लगभग हल्द्वानी पहुंच गए हम। तो आपको बताऊं एक्चुअली में जो ये पूरी राइड हुई है और जो मैंने माइलेज वगैरह भी आपको बताया, इस पूरी राइड में 450 किलोमीटर की राइड जो है वो पिलियन राइडर के साथ भी है। चलिए, आपसे बहुत सी प्लस बातें मैंने कर ली, पॉजिटिव बातें कर ली। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हो तो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं राइड करते करते कुछ चीजें मिस कर गया हूँ। अब इसकी कुछ नेगेटिव बातें करते हैं। तो यार जो पहली जो नेगेटिव बात मुझे लगी एक्चुअली में, जो इसका चार्जिंग पॉइंट वाला जो है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉपर नहीं लगा। हालांकि मेरा मोबाइल भी खराब हो गया, उसकी वजह दूसरी हो सकती है क्योंकि उसमें मॉइस्चर वगैरह भी चला गया था, इस वजह से हो गया। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि डायरेक्ट अपने कोई भी एप्लियंसेस जो है ना, इसमें चार्जिंग ना लगाएं तो बेटर होगा। आप सेफ साइड लेके चलिए, अपना पावर बैंक इससे चार्ज करिए और फिर उस पावर बैंक से अपने मोबाइल वगैरह और भी जो कैमरा वगैरह आपको चार्ज करना हो वो उससे करें। तो आपको क्या होगा कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिल जाएगी, तो वो आपके गैजेट्स के लिए सेफ होगा, ना कि डायरेक्ट इसमें आप चार्जिंग पे लगाएं। चलिए, दूसरी बात मैं करता हूँ। एक्चुअली में जब मैं इतनी लंबी राइड करने के बाद में वापस यहाँ आया और मैंने बाइक को देखा, काफी गंदी हो गई थी। लेकिन जो इंजन वाला एरिया है उसके पास में काफी स्टिकी हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि वहां पर ऑयल है। तो अगर डस्ट है, ये सब चीजें हैं तो ठीक है, मगर ऑयल जैसा ऑयली डस्ट होना तो अच्छी बात नहीं है। अब ये मुझे नहीं पता कि ऑयल लीक हुआ क्या वहां से, कहीं से भी, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन वॉश कराने के बाद में, और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ इतने दिनों से, और आज भी इस राइड के बाद भी करूंगा कि क्या दोबारा से कहीं कोई ऑयल वगैरह तो लीक नहीं कर रहा है। लेकिन वहां पे ऑयल जरूर था। ये बात जो है वो मुझे आगे भी चेक करनी पड़ेगी। वो देखो सामने दिखने लगे नैनीताल के पहाड़, आहा खूबसूरत हिल्स। उसके अलावा दोस्तों बाइक में मुझे कोई खास क्या बल्कि कोई और कमी तो लगी ही नहीं। अगर आप क्रूजिंग के शौकीन हैं और रेसिंग के शौकीन नहीं है तो ये बाइक जो है वो काफी परफेक्टली डिजाइन की गई है।
बाइक की बैलेंसिंग बहुत अच्छी है। हालांकि वजन बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी जब हम इसको हाईवे पर राइड करते हैं और जैसे ही बाइक मोमेंटम लेती है उसके बाद में काफी बैलेंस्ड और प्लांटेड चलती है रोड के ऊपर, तो आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होता कि बाइक काफी भारी है। बहुत ही स्मूथ ड्राइव करती है। और हाँ, कहीं कहीं पर तो मुझको ऐसा फील हुआ कि मैं बाइक को काफी अच्छी स्पीड में ले जा रहा था और मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मुझे इसको एक गियर और ऊपर ले जाना चाहिए, और मैंने ट्राई किया, ध्यान नहीं दिया इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे, और वो पहले से ही 5th गियर में चल रही है। मुझे ऐसा लगा कि काश इसमें एक गियर और होता। हालांकि मैं इसको लगभग 125 की स्पीड तक लेके गया हूँ। हाँ, 125 के ऊपर ले जाना काफी कठिन है, काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। मैं 125 तक लेके गया इसको, और उसके ऊपर ले जाने की अगर आप सोच रहे हैं या उससे तेज क्रूजिंग करने की सोच रहे हैं तो फिर भैया ये बाइक उस चीज के लिए मुझे नहीं लगता कि बनी है। ऑफ रोडिंग की टेस्टिंग मैंने कोई बहुत ज्यादा कही नहीं है इसमें। बीच बीच में जो रोड खराब थी वही थी, ऑफ रोडिंग तो नहीं कहना चाहिए उसको। लेकिन अब जल्दी ही इसको ऑफ रोडिंग की टेस्टिंग पे भी ले जाऊंगा। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि बाइक का जो पोस्चर है वो इसके फुट पैक्स आगे के होने की वजह से आप ऑफ रोडिंग में बाइक के ऊपर खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन यार मुझे देखो, मैं खड़ा होकर दिखा रहा हूँ, ये देखो। हाँ, लंबे समय तक ज्यादा नहीं खड़े हो सकते, लेकिन अगर छोटे मोटे पोथहोल्स हैं तो आप एक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर हाँ कोई लंबा स्ट्रेच है जहां पर आपको खड़े होकर ही राइड करनी है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो भी सकता है। दोस्तों, ये थे यार इस रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के मेरे लॉन्ग राइड्स के रिव्यू। और अगर दोस्तों कोई चीज छूट गई हो तो प्लीज कमेंट में पूछिएगा, और आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। ये बेल बाबा के मंदिर पहुंच गए, काफी प्रसिद्ध मंदिर है इस रूट पर। अगर आप दिल्ली की तरफ से कुमाऊं में कहीं भी जा रहे हैं तो यहाँ पर लोग माथा टेक के जाते हैं अपनी कुमाऊं यात्रा के लिए। मेरा एक ब्लॉग भी है इस पे, जो कि आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर फिनिश। तो आप लोगों को बताइएगा कैसा लगा, और अगर कोई भी डाउट्स हो लॉन्ग राइड से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर यू। और फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरी सुबह की राइड भी थोड़ी देर में हो जाएगी कंप्लीट। अभी रुद्रपुर रह गया है भाई 20-22 किलोमीटर। चलिए 20-22 किलोमीटर की अपनी राइड को मैं करता हूँ, आप एंजॉय, और आप भी करिए एंजॉय और रहिए खुश। तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। गुड बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, बाय।